वो एक्सप्लेन सीरीज का आर्टिकल नोबेल प्राइज़ फॉर 2023 फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। पहली जो है वो हैं कैटलिन कैरिको, इनका एज है 68, और दूसरे व्यक्ति हैं ड्रू विस्मैन, इनका एज है 64। ये आप देख सकते हैं कि हंगरी में प्रोफेसर हैं, हंगरी। उसके बाद यहाँ आप देखिए इनको, ये भी रिसर्चर हैं और ये डायरेक्टर हैं पेन इंस्टीट्यूट फॉर आरएनए इनोवेशंस की। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनको आखिर नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, इनका ऐसा क्या काम रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड-19 के समय में कोविड-19 की जो वैक्सीन्स बननी शुरू हुई थी, तो उन वैक्सीन्स के पीछे जो एक टेक्नोलॉजी थी, एक वैक्सीन बनती है mRNA बेस्ड, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब दोस्तों आज के इस आर्टिकल से बिहार पीसीएस 2023 के दो क्वेश्चन आप इजीली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। एक mRNA का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि आपको इसी फर्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और दूसरा जो आपको पूछा गया था वो एक वेक्टर वैक्सीन से रिलेटेड एक बात पूछी गई थी, वो दोनों इस आर्टिकल से हो जाएगा। खैर हम बात करते हैं कि क्या बात है यहाँ पे। ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको इसलिए मिला है क्योंकि mRNA बेस्ड जो भी कोविड-19 की वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं, उनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इनके रिसर्च से निकल के सामने आती है। अब बात करें कि mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पर क्या पहले कभी वैक्सीन बनाई गई थी, तो नहीं। इसके पहले कोई वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी पे नहीं बनाई गई थी। कोविड-19 में ही इसका प्रयोग किया गया और सबसे पहले जो दो कंपनियों का नाम आता है, एक फाइजर और एक मॉडर्ना, इन दोनों ने जो वैक्सीन बनाया कोविड-19 का वो mRNA बेस्ड था। अब कैटलिन कैराइको और ड्रू विस्मैन, इनका जो रिसर्च है ये बहुत पुराना है। 2005 में इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च क्यों किया ये समझते हैं। देखिए, mRNA की वैक्सीन अगर कोई भी बनाई जाए और जब उसको कोई व्यक्ति लेगा, जब उस वैक्सीन को किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, तो एक बहुत ही सीरियस इशू हो जाता है, वो है इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेटरी उसका जो कैरेक्टर होता है वो दिक्कत करता है व्यक्ति के शरीर में। जब वो वैक्सीन जाएगा तो इन्फ्लेमेशन होता है। इसी की वजह से कभी भी mRNA के वैक्सीन्स नहीं बनाए गए। लेकिन कोविड-19 के समय में हमने mRNA की वैक्सीन देखी भी और यूज़ भी किया। अब उसमें ऐसा क्या इन्होंने किया, तो देखिए प्रॉब्लम ये थी, पहले प्रॉब्लम होगा फिर सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम ये थी कि ऑल वैक्सीन्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, गेटिंग द बॉडी एक्वाइंटेड विद अ नॉन लीथल फॉर्म ऑफ पैथोजन सो दैट द इम्यून सिस्टम लर्न्स टू फाइट द रियल इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, आपको यदि कोई वायरस है, कोई भी वायरल, अगर आपको कोई वायरल बीमारी होती है और जब आप उसकी वैक्सीन लेते हैं, तो आपके उस वैक्सीन में एक ऐसा कुछ मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके शरीर में एक पैथोजन जाएगा, ये पैथोजन जो होगा इसके खिलाफ आपकी शरीर में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी। और ये जो पैथोजन जा रहा है, पहली बात कि ये नॉन लीथल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पैथोजन को लेने से ही किसी की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हानिकारक नहीं होना चाहिए, ये बात है। फिर ये जो एंटीबॉडी बने, मतलब एक डुप्लीकेट चीज़ आप अपनी बॉडी में भेज रहे हैं जिसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बन रही है, और वही एंटीबॉडी जब आपको कोई वायरस आपके अंदर एंटर कर रहा है उसको काउंटर करेगा। बात समझ में आ गई आपकी। अब देखिए mRNA वैक्सीन्स में क्या है कि ये जो जेनेटिक कोड ले जाते हैं, जेनेटिक कोड फॉर द प्रोटीन्स, देखिए क्या होता है, आप कोरोना वायरस देखिए तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे निशान बना हुआ आपने देखा होगा, ये बहुत वायरल हुआ। अब ये क्या है, इसको स्पाइक कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इसी को काउंटर किया जाएगा जब आपके अंदर एंटीबॉडी होगी। तो कोविड-19 वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखिए SARS-CoV-2, ये इंपॉर्टेंट है। SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन यूज्ड, इसको हम एंटर कराते थे। एक बार जब ये एंटर हो जाएगा तो बॉडी अपना प्रोटीन बनाना शुरू करेगी, और जब बॉडी अपना प्रोटीन बनाना शुरू करेगी तो वो आपके इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा उसके खिलाफ। अब कराइको विजमैन जो हैं, कराइको और जो विजमैन, ये दो लोग जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने लेबोरेटरी में एक mRNA मॉलिक्यूल डेवलप किया, और इनको पता है कि क्या होगा,
इससे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, इसी की वजह से तो mRNA की वैक्सीन यूज नहीं होती थी। तो इन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम करने लगे और इन्फ्लामेशन भी नहीं हो, ये प्रॉब्लम था। इन्होंने देखा और इस प्रॉब्लम का इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है उसको अगर आप कम करना चाहते हैं mRNA वाली वैक्सीन से, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी वैक्सीन आप बना रहे हैं उसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये मॉडिफिकेशन इस तरह से होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम तो बढ़े, मतलब जिसके कारण से हम वो वैक्सीन बना रहे हैं वो चीज़ अल्टर ना हो, लेकिन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं होना चाहिए। 2005 में उनकी ये रिसर्च थी और फिर उन्होंने ऐसा पाया कि ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जिस टेक्नोलॉजी से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को कम किया जा सकता है बिना इम्यूनिटी को अल्टर किए हुए। अब पैंडेमिक से पहले अगर हम बात करें कि किस तरह की वैक्सीन्स होती थी, तो ये कुछ स्टैटिक पार्ट जैसा आप समझ सकते हैं। 2 टाइप की वैक्सीन जनरली देखी जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन दैट यूज द कंप्लीट वायरस। अब इसमें क्या होगा, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स यूज्ड अ वीकेंड वर्जन ऑफ पैथोजन लाइक इन द केस ऑफ कॉमनली यूज्ड ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल जो हमारे जो पोलियो की वैक्सीन होती है ओरल वाली, जिसको कि 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, उसमें क्या है, उसमें एक लाइव वायरस होता है जिसका एक वीकेंड वर्जन होता है, वो हमारे शरीर में जाता है। उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करके एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। वैसे ही रेबीज़ की वैक्सीन में भी सेम वैसी ही चीज़ होती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने प्रोग्रेस किया, जैसे जैसे जेनेटिक कोड्स को एडिट करना और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे पैथोजेंस के नॉन लीथल पार्ट्स डेवलप होने शुरू हो गए, जिसको हम कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स। इसका मतलब क्या है, जो पैथोजन आप ले रहे हैं उस पैथोजन में जो नॉन लीथल पार्ट का मतलब होता है जो आपके जान के लिए, आपकी मतलब जो ज़िंदगी है उस पर कोई ख़तरा ना उत्पन्न करे, इसको कहते हैं नॉन लीथल। जैसे एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें नॉन लीथल वैक्सीन का, जिसमें कि पैथोजेंस का यूज होता है, तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको कि भारत में कोविशील्ड के नाम से बेचा जा रहा था, वो वैक्सीन भी इसी तरह की है। और इस तरह की वैक्सीन को हम कहते हैं वेक्टर वैक्सीन, क्योंकि किसी दूसरे लाइव वायरस के माध्यम से भेजा जा रहा है। किसी दूसरे के माध्यम से भेजा जाए तो उसको वेक्टर कहते हैं। अब वाई न्यू वैक्सीन्स वर्क, इसने वर्क करना कैसे शुरू किया, तो देखिए इन सारे वैक्सीन्स के साथ जो चैलेंज था वो ये था कि किसी तरह से एनिमल कल्चर किया जाए इनका। is the need for animal cell culture making them time consuming and expensive to scale up। इससे क्या होता, टाइम कंज्यूमिंग होता था, बड़ा महंगा वगैरह हो जाता था। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आप समझ सकते हैं। अब इनिशियली जब लैब बेस्ड mRNA मॉलिक्यूल्स बनाने की बात हो रही थी, तो ऐसा हो रहा था कि वो अनस्टेबल है, ऐसा कंसीडर किया गया उनको। फिर ये एक चैलेंजिंग पार्ट था कि कैसे उसको ह्यूमन बॉडी में इंटर कराया जाएगा। सॉरी, बीच में ज़रा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि कराइको और विजनमैन का ये जो टेक्नोलॉजी थी, उसी की वजह से कोविड-19 में mRNA वैक्सीन्स का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया और उसी के लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। अब यहाँ आप एक देख सकते हैं, ये बात आप पढ़ लेंगे इसको। इन द फ्यूचर द टेक्नोलॉजी मे ऑल्सो बी यूज टू डिलीवर थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स एंड ट्रीट सम कैंसर टाइप्स। तो आगे इस टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो संभावना हमेशा ही बनी रहती है। तो फिलहाल के लिए आपने इस आर्टिकल से क्या समझा, इसको मैं एक बार समराइज करता हूँ। बात करें अगर हम इस आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल है कि एक टेक्नोलॉजी जो 2005 में डेवलप की गई थी, उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही mRNA बेस्ड वैक्सीन्स बनाई गई कोविड-19 के लिए पहली बार, और उस टेक्नोलॉजी के लिए ही 2 लोगों को इस बार का फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है। उन 2 लोगों को आप देख सकते हैं, कैटलिन कराइको और ड्रू विजमैन। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।